नमस्कार। आज हम आप लोग के लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं जो रिस्पायरेशन से है। हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे कि उसमें न्यूट्रिशन हो रहा था प्लांट्स और एनिमल में। तो वो न्यूट्रिशन से हम लोग देखे थे कि उसमें जो है वो अपना भोजन प्लांट्स बना रहा था, और उसमें जैसे हम लोग देखे कि फोटोसिंथेसिस द्वारा ग्लूकोज बनाया जा रहा था। और एनिमल्स क्या कर रहा है, एनिमल जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना के वो प्लांट पर निर्भर है, या प्लांट को खाने वाला हर्बीवोर्स पर निर्भर है। तो उसमें हम लोग देखे थे डाइजेशन हो रहा था, और ये डाइजेशन मतलब एनिमल्स में हम लोग देखे थे डाइजेशन, और मेनली हम लोग देखे थे डाइजेशन इन ह्यूमन। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है रिस्पायरेशन मतलब वो जो डाइजेशन हो रहा था उसमें कुछ देखे थे हम लोग की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग जो लिए, स्टार्च स्टार्च लिया, या इसको कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। और दूसरा लिए इसमें प्रोटीन, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। और फैट, फैट लिए वो जो है इसमें फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये सब जो है हमें मिला डाइजेशन के फलस्वरूप। और यहाँ पर ये ग्लूकोज जो है ये एनर्जी देने वाला होता है। फिर फैटी एसिड जो है ये फिर फैट जमा हो जाएगा हमारे शरीर में, तो वो भी एनर्जी का काम ये जो है करता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये ग्लूकोज से कैसे एनर्जी मिलता है हमें, और ये इसका ब्रेकडाउन मतलब कि एनर्जी जो मिलेगा हमें वो ब्रेकडाउन के थ्रू मिलेगा। मतलब कि यहाँ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ए रिस्पायरेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर्स इन लिविंग बींग्स। और किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी थ्रू इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांसेस इज टर्म्ड एज रिस्पायरेशन। हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो है रिस्पायरेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारे शरीर में हो रहा है। मतलब कि हर सेल में रिस्पायरेशन होगा, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जरूरी है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है कैसे इसका जो है सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर हम कुछ इसमें फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। और यहाँ देखेंगे कि इन्वायरमेंट से कहाँ से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, या गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये इन्वायरमेंट से हम लोग ले रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन, रिच एयर। तो ये इन्वायरमेंट से आया ऑक्सीजन, रिच एयर जो है वो लंग्स में, ये ह्यूमन में दिखा रहा है, तो लंग्स में आएगा। और लंग्स में ये जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर एल्वियोलाई के थ्रू, और यहाँ पर जो है एल्वियोलाइज वो उसको डिफ्यूजन के थ्रू भेज देगा ब्लड स्ट्रीम में। और ये ब्लड में जो है यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें हेमोग्लोबिन, आरबीसी पर होता है हेमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देगा। और यहाँ ऑक्सी हेमोग्लोबिन मिलके ये जो है आगे जब बढ़ेगा तो ये टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, और वहाँ से टिश्यू से सेल में जाएगा, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और वहाँ पर इसमें रिस्पायरेशन होगा। सेल में ये जो है डिफ्यूज हो जाएगा, और यहाँ एक इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाएगा।
ये देखिए, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा और इसमें राइबोसोम होगा, फिर इसमें इसका अपना डीएनए होता है, इसमें F1 पार्टिकल्स होगा, ये सब, और ये जो है इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर ये है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है वो साइट है सेलुलर रिस्पायरेशन का। यहाँ रिस्पायरेशन होगा और रिस्पायरेशन जो है ये ऑक्सीडेशन यहाँ होगा। फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, मतलब हम लोग जो ग्लूकोज ले रहे हैं C6H12O6 और प्लस O2, और ये जो है इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा और इसमें CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी ये होगा, ये ब्रेकडाउन हुआ इसमें। अब उसके बाद यहाँ जो है CO2 रिलीज होगा, ये जो है CO2 यहाँ अब आया, फिर टिश्यू फ्लूइड में गया, ब्लड में चला जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में आएगा, और लंग्स से ये जो है हम लोग जब एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो इन्वायरमेंट को रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का। तो हम लोग रिस्पायरेशन देखेंगे इसमें जो है प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी हम लोग को देखना है। तो ये सब हम लोग प्रोसेस देखें तो सबसे पहला है बात ये आती है कि रिस्पायरेशन जो है उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो रिस्पायरेशन में हम लोग देखेंगे कि दो तरह का रिस्पायरेशन होगा। अगर कैटेगराइज करें हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में, तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि कुछ जो है वो रिस्पायरेशन हो रहा है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अगर मान लिया जाए अमीबा है, तो अमीबा में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में इसका आ जाएगा, क्योंकि यह यूनिसेलुलर है। इसका जो है ये मेम्ब्रेन जो है इसका सेल मेम्ब्रेन, उससे ये डायरेक्ट डिफ्यूजन होके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होगा तो ये कहलाएगा डायरेक्ट रिस्पायरेशन, मतलब टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन विच बॉडी सेल एक्सचेंजेस, ये जो है इसका बॉडी सेल एक्सचेंज करेगा गैसेस विथ इन्वायरमेंट, और ये जो है इसका एक्सचेंज होगा इन्वायरमेंट के साथ और विदाउट द एड ऑफ एनी रिस्पायरेटरी ऑर्गन। इसमें कोई ऑर्गन नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल सेल है तो इसमें ऑर्गन नहीं होगा। इसमें हाँ यहाँ रिस्पायरेशन जो होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो यहाँ पर इसमें भी बहुत सा माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ये रिस्पायरेशन करेगा। यहाँ रिस्पायरेटरी साइट है इसका, और फिर इसमें कोई ब्लड ये सब जो है इसमें वैसा ट्रांसफ़र करने वाला इसमें नहीं होगा। इसमें सीधे बॉडी में इसका जो है ये फ्लूइड होगा और ये साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट आएगा और यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा, इसमें चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होगा। तो ये जो है डायरेक्ट रिस्पायरेशन इस तरह का यदि होता है तब इसे कहते हैं डायरेक्ट रिस्पायरेशन। और दूसरा है इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। तो इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन में क्या होगा, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें रिस्पायरेशन जो होगा वो एक सेल में नहीं, क्योंकि इसको हर सेल में ऑक्सीजन का सप्लाई करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना यहाँ से ले जाना है। तो ये सब जो है पूरा फिर बाहर निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग देखें यदि ऐसा कुछ इसमें नहीं होता सिस्टम तो बहुत लंबा समय लग जाता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसको लगभग, अगर ऐसा होता कि इसमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हो तो इसको लगभग 3 वर्ष लग जाएंगे। अगर यहाँ लंग से रिस्पायरेशन हो और बीच में कोई लाने ले जाने वाला नहीं है तो वो जो है 3 वर्ष लगेगा नीचे पैर तक पहुँचने में, अंगूठा तक पहुँचने में इसे 3 वर्ष का समय लग जाएगा। तो ये बहुत ही लंबा होगा, क्योंकि इसमें फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, सभी सेल को मिलना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अगर ये रुक जाएगा तो समझिए कि सेल डेड हो जाएगा, उसमें एनर्जी नहीं मिल पाएगा, वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक हो गया डायरेक्ट
और दूसरा है इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन, इसमें जो है रिस्पायरेटरी सरफेस होता है। ये जो है हम लोग फर्स्ट टाइप देखे, और सेकंड जो है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन में क्या होगा कि इसमें कोई सरफेस होगा, रिस्पायरेटरी सरफेस होगा गैसियस एक्सचेंज के लिए, और इसमें वो जो है ब्लड और उसका ये जो है इन्वॉल्व होगा, इसको लाने ले जाने का काम करेगा। रिस्पायरेटरी सरफेस और बॉडी सरफेस तक पहुंचाने का काम ये जो है करेगा। ये इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन में होगा कि जो है इसमें ब्लड होगा या इसमें फ्लूइड्स जो है वो कैरी करने का काम करेगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये दो तरह का रिस्पायरेशन हो गया, डायरेक्ट रिस्पायरेशन और इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। अब हम लोग देखें, थोड़ा सा बात आती है कि अगर रिस्पायरेशन जो हो रहा है तब इसमें कुछ और सिमिलर प्रोसेस भी हम लोग इसमें जो है, और हम लोग देखते हैं, बता देते हैं कि ये रिस्पायरेशन कर रहा है, केवल देख रहे हैं कि वो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये प्रोसेस जो है ये ब्रीथिंग कहलाता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज तो होगा इसमें, लेकिन ये जो है वो प्रोसेस इसमें फिजिकली ये हो रहा है, इसमें केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, और ये जो है केवल सांस लेना और छोड़ना, मतलब कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज टर्म एज ब्रीथिंग। तो यहाँ पर ब्रीथिंग के अलावा देखेंगे इसमें कुछ प्रोसेस होगा जो अब यहाँ ये जो है रिस्पायरेशन इंटरनल होगा, और वो सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब कि वहाँ जो है अब प्रोसेस जाएगा, वो जो है आगे बढ़ेगा और वो फिर फ्लूइड में जाएगा, फ्लूइड से टिश्यू में, और टिश्यू से फिर वो जो है सभी सेल को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन और एक है ब्रीथिंग। तो ये जो है दो स्टेप इसमें होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर ब्रीथिंग देखने को आपको मिलेगा। अब बात आती है प्लांट्स में। प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होगा? प्लांट में रिस्पायरेशन जो होता है गैसियस एक्सचेंज होगा इसमें भी, और वो होगा थ्रू स्टोमाटा, लीफ में स्टोमाटा के थ्रू, स्टेम में भी होता है रिस्पायरेशन, और वहाँ पर होगा लेंटिसेल्स जो है रिस्पायरेशन के लिए, वहाँ लेंटिसेल्स होंगे। और रूट के लिए रिस्पायरेशन जो है वो होगा वहाँ पर इपीब्लेमा, मतलब रूट हेयर होगा, वहाँ पर से उसमें जो है एब्सॉर्प्शन हो जाएगा, वहाँ पर उसमें डिफ्यूजन के थ्रू ये होगा प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो प्लांट में रिस्पायरेशन जो है उसमें होगा तो गैसियस एक्सचेंज इसका होगा, और प्लस उसमें सेल में जाएगा। तो यहाँ पर अब सेल में ले जाने के लिए, चूँकि वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पर कैसे जाएगा प्लांट में? तो यहाँ ले जाने के लिए उसमें कोई जो है फ्लूइड मौजूद नहीं रहेगा, उसमें एक सेल से दूसरे सेल में पहुँचेगा। तो इंटर सेलुलर स्पेस जो है, मतलब दो सेल के बीच में जो गैप होगा, वहाँ से वो जो है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगा। इसमें स्लो प्रोसेस होता है। और बात आती है अब एनिमल्स में, तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, ये सब में भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसके बारे में पहले जाने कि ये जो रिस्पायरेशन होता है तो उसमें जो है अब टाइप कैसा होगा, टाइप ऑफ जो है देखेंगे रिस्पायरेशन। तो यहाँ पर 3 टाइप्स मिल जाएगा हम लोग को, लेकिन उसको मेनली हम लोग 2 टाइप्स में बांटेंगे। अगर ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के आधार पर बांटें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ये आएगा एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन। हम लोग देखें
एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें जो है वो रिस्पायरेशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। द टाइप ऑफ respiration which takes place अब ये जो है एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन इसमें होता है। इसमें कंप्लीट होगा। और ये जो है यहाँ हम लोग देखेंगे कि यदि ग्लूकोज है C6H12O6 और प्लस O2, और यहाँ पर एंजाइम्स, इसमें जो है एंजाइम्स यूज होगा, और यहाँ होगा CO2 प्लस H2O और प्लस इसमें एनर्जी भी होगा। और ये एनर्जी जो है वो कितना रिलीज होगा, 686 किलो कैलोरी। यहाँ जो है वो इसमें 686 कैलोरी एनर्जी इसमें मुक्त होगा। या अगर जूल की बात करते हैं तो इसमें जो है 2870 किलो जूल एनर्जी मुक्त होगा। यहाँ एनर्जी ये जो है इसको हम कैलोरी में या जूल में यहाँ लिख सकते हैं। तो ये होगा कंप्लीट, यहाँ पर ये जो है इसका ब्रेकडाउन होता है। और इस तरह से इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो है रिस्पायरेशन हुआ यहाँ ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो अब दूसरा है हम लोग देखेंगे तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ये जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला प्रोसेस है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो बैक्टीरिया में हो सकता है, मतलब एनारोबिक ये जो है वो ज़्यादातर इसमें होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो यहाँ पर और देखिए यहाँ एरोबिक रिस्पायरेशन में दोनों हो सकता है, ये जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों हो सकता है, मतलब कि ये यूनिसेलुलर भी इसमें होगा। लेकिन यहाँ पर जो है रिस्पायरेशन एनारोबिक जो रिस्पायरेशन होता है वो होगा प्रोकैरियोट्स, यही कुछ जो प्रोकैरियोट्स हैं वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। हाँ, हमारे शरीर में भी मतलब मसल्स में रिस्पायरेशन जो है वो एनारोबिक होता है, जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा उसमें भी। तो हम लोग इसमें पहले देख लें कि ये जो है जब इसमें जो है इन दिस रिस्पायरेशन ये जो है इनकम्प्लीट इसमें इनकम्प्लीट होगा, और ये जो है C6H12O6 और इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा,
तब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है इथाइल एल्कोहल बनेगा, C2H5OH यहाँ बनेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें मुक्त होगा, और प्लस इसमें 247 इसमें जो है 247 किलो जूल, या कैलोरी में कहें तो इसको फिर मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करेंगे तो 59 इसमें जो है कैलोरी होगा, 59 किलो कैलोरी। अब यहाँ जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसमें इसके अपेक्षा बहुत ही कम एनर्जी मुक्त हो रहा है, मात्र 59 किलो कैलोरी इसमें जो है वो एनर्जी इसको मिल रहा है, या इसको जूल में कहेंगे तो 247 के आसपास होगा। अब थर्ड टाइप का जो होगा, मतलब कि ये जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन ही होगा, लेकिन वो हमारे मसल्स में जो होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, sometimes our muscles एनारोबिकली, ये जो है इसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है एनारोबिकली, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज के समय ये जो है इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है इनसफिशिएंट होगा, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें ये जो है इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा, तब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हमारे मसल्स में हैवी एक्सरसाइज करते समय एनारोबिक रिस्पायरेशन होना शुरू हो जाता है, और ये जो है होगा इसमें तो बनेगा, हम लोग इसमें देखें लैक्टिक एसिड बनेगा, और इसमें एनर्जी जो है बहुत ही कम बनेगा, C6H12O6 होगा, और इसमें जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर होगा ये जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो जब यहाँ पर कम होगा तब देखिए इसका हाफ लैक्टिक एसिड जो है इसका हाफ यहाँ पर बनेगा 3 और H6 और O3, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, और इसमें बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, मतलब 36 कैलोरी, इसमें होगा लगभग 150 किलो जूल के आसपास होगा, ये जो है बहुत ही कम होगा, ये लैक्टिक एसिड। और यहाँ पर है इथाइल एल्कोहल, ये जो बनेगा इसमें ये इथाइल एल्कोहल बनेगा, और इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, तो ये जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन का ये हुआ एक और ये जो है टाइप इसमें होगा, तो इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है इस तरह का रिस्पायरेशन। अब हम लोग देखें कि इसमें जो है इसको समराइज करने के लिए हम एक फिर से ड्रा कर सकते हैं, इसको देख लीजिए, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका, और हम ऐसा अपने YouTube चैनल पर हम ऐसा कर दिए हैं जो इसका नाम है नेचर्स एजुकेशन, उस पर सिर्फ 9th 10th ऐसे 8 का अलग अलग करके हम प्लेलिस्ट भी बना लिए हैं, आप लोग को उसमें खोजने में आसानी होगी, वैसा करके भी देखा जा सकता है।
उस प्लेलिस्ट से आप केवल 8 का, 9 का, 10 का इस तरह से करके अलग अलग इसमें देख सकते हैं लेक्चर्स। तो अब हम लोग थोड़ा इसको समराइज कर लें तीनों को एक बार। हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कार्बन ये जो है कार्बन, इसमें देख रहे हैं कि जितना भी है वो ऑर्गेनिक सबस्टांस है, तो कार्बन इसमें जो है वो अलग हो रहा है, टूट रहा है इसमें। तो C6H12O6 और ये जो है ऑक्सीजन के साथ इसमें होगा। तो ये हम लोग तीनों को एक साथ समराइज करने के लिए इस तरह से देख सकते हैं कि ये कहाँ होगा, तो इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगा और इसमें बनेगा पाइरूवेट, मतलब C3 और H4O3 इस तरह से बनेगा इसमें पाइरूवेट। और ये जो पाइरूवेट है, अब हम लोग यहाँ पर देखें कि ये अब हम तीनों को लिख सकते हैं। यहां देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां लैक ऑफ ऑक्सीजन और यहां प्रेजेंस। अब ये जो है तीनों को हम एक साथ इसमें लिख सकते हैं और यहां पर बनेगा क्या, यहां होगा देखिए C2H5OH और प्लस इसमें CO2 होगा और प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी कितना होगा, हम लोग अभी देखे हैं इसमें 59 कैलोरी। या हम इसको कह सकते हैं 247 किलो जूल। और यहाँ पर जो है लैक्टिक एसिड बनेगा C3H6 और वो 3 प्लस एनर्जी। और इसमें कितना होगा, बहुत ही कम 36 किलो कैलोरी या 150 किलो जूल बनेगा। और यहाँ है CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। और इसमें एनर्जी कितना होगा 686 किलो कैलोरी, या इसमें जब जूल कहेंगे तो 2870 कितना होगा 2870 किलो जूल। हम यहां इस तरह से इसको समराइज करके लिख सकते हैं। ये ग्लूकोज हो गया, यहां पर इथाइल, यहां है लैक्टिक एसिड, और ये तो जानबे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर और प्लस इतना कैलोरी इसमें मिलेगा। यहाँ एनर्जी है। तो इस तरह से करके हम लोग इसके एक समराइज करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। अब देखिए कि जब ये इतना एनर्जी बनता है तो क्या होगा। ये एनर्जी जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो यहाँ पर रिस्पायरेशन के समय में बना, उसका उपयोग क्या होगा। और लगभग इसका जो है इफिशियंसी इसका कितना है, वो मात्र 42 to 45% इसका इफिशियंसी है। लगभग 50% इसका जो एनर्जी है वो हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। मतलब हम लोग जब सांस छोड़ते हैं, जब तो एक्सहेल करते हैं, तो उस समय आपको अनुभव होगा कि गर्म सांस हम लोग छोड़ रहे हैं। मतलब कि हवा जो है वो थोड़ी गर्म बाहर निकलेगी। मतलब वो जो है उसका उपयोग होता है। हम लोग जो केवल 50% है उसमें
जो है वो यूज़ होगा यहाँ पर। इसका इफ़िशियंसी है 42 to 45% और वो ATP बनाने में यूज होगा। अब बात करेंगे कि ATP है क्या। ATP जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी करेंसी है। जैसे हम लोग कहीं काम करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिल जाता है। वो पैसा से हम लोग जाते हैं बाजार में, कहीं कुछ सामान खरीदना है तो वो खरीद लेंगे। जैसे अब गए होटल में तो समोसा लेना है, तो वो समोसा उस पैसे से हम खरीद सकते हैं। चप्पल जूता खरीद सकते हैं, कहीं भी गए मतलब कोई सामान खरीद सकते हैं, कॉपी किताब कलम कुछ भी खरीद सकते हैं। और यदि हमारे पास नहीं हो ये जो है एनर्जी करेंसी जैसा ये है, तो ये करेंसी यदि हमारे पास नहीं हो तब क्या होगा। अब कहना पड़ेगा कि भैया हम समोसा ले रहे हैं तो आपको हम आज दिन भर प्लेट आपके यहाँ खंगाल देते हैं। वैसे ही जूता चप्पल वाला बोलेंगे कि उसके यहाँ भैया हम जूता लेंगे लेकिन आपके यहाँ दिन भर या 2 दिन तक काम करेंगे तो वो वसूल हो जाएगा। ऐसा करने से काम मेरा जो है वो सब जगह नहीं चलेगा। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी होगा कि हमें जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह काम करेंगे और उसके बदले में हमें कुछ एनर्जी करे जो है के रूप में जो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा क्या, वो करेंसी के रूप में। तो वैसे ही यहाँ पर जो एनर्जी जो यहाँ पर ब्रेक डाउन होके ये जो है ऑर्गेनिक सबस्टांस का हो रहा है, तो वो एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी का उपयोग हम लोग करेंगे, चूँकि बाद में भी ज़रूरत होगा। जैसे सीढ़ी पर अगर आपको चढ़ना है तो ऐसा नहीं कि 5 बार 10 बार हम लोग सांस पहले लेंगे छोड़ेंगे, बार बार ऐसा करेंगे उसके बाद सीढ़ी पर चढ़ेंगे, नहीं। उसके लिए हमारे मसल्स में पहले से ATP मौजूद है और वो हमें ऊपर चढ़ने में मदद करेगा। हाँ, जब ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं तब फिर आदमी जो है वो हाँफना शुरू कर देता है, मतलब कि वहाँ पर अब ATP कम हो गया और उस जो जितना था यूज अप हो रहा है, तो अब ज़रूरत ज़्यादा है। तो वो जो है अब उसको ये जो मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है और जल्दी से जल्दी एनर्जी या फिर ATP मतलब मिलना उसको जो है ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तेज़ी से इनहेल करना शुरू कर देते हैं। इनहेलिंग एक्सहेलिंग मतलब ब्रीथिंग रेट जो है वो हम लोग का फास्ट हो जाता है और फिर वहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाएगा। मतलब हम लोग का हार्ट बीट भी बढ़ जाता है उस समय, देखे होंगे दौड़ते समय या हेवी एक्सरसाइज के समय। और हम लोग इसमें देखें कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी जो है, तो वहाँ जब कम हो जाएगा ऑक्सीजन जो है डिमांड से ज़्यादा मतलब कि जो है कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तब क्या होगा, जितना डिमांड है उतना तो मिल रहा है ऑक्सीजन, तो वो काम कर रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है। लेकिन यदि डिमांड जितना है और उससे कम ऑक्सीजन मिल रहा है तब क्या करेगा, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारा मसल्स जो है वो एनारोबिकली रिस्पायरेशन करना शुरू कर देगा। और ये जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन के फलस्वरूप क्रैम्प्स बनेंगे, मतलब मसल्स में क्रैम्प्स हो जाएगा लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट हो जाने के कारण। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ये जो है हमारे मसल्स में क्रैम्प बनना शुरू हो जाएगा। ये जो है लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा और वहाँ लाल हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, इरिटेशन होगा। और इस तरह से बहुत लोग देखे होंगे पैदल चलते समय या कांवर ले जाते समय कंधा पर कोई यदि आप सामान भारी लेके जा रहे हैं तो कुछ समय के बाद आपका जो है कंधा थोड़ा उसमें स्वेल अप हो जाएगा और लाल हो जाएगा, रेडनेस होगा वहाँ पर और वो दर्द करना शुरू कर देगा। उसका उपाय क्या है, हम लोग उसे जैसे कोई मलहम आयोडेक्स या जो भी कुछ है उसको लगा लेते हैं, कोई बाम लगा लेते हैं या गर्म पानी से उसको सेक देते हैं, धो देते हैं, मतलब हॉट वाटर बाथ भी हो सकता है। और फिर उसका उपाय है तेल लगा देंगे वहाँ पर, वो जो है उसका फास्ट कर देंगे, वहाँ पर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन यदि तेज कर दिया जाए, ऑक्सीजन मिलने लगेगा इसको, तो ये जो फिर से लैक्टिक एसिड और प्लस यहाँ हम लोग देखें कि ये क्या होगा कि C3H6 और O3 और प्लस O2
और ये जो है फिर से यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा और H2O होगा और प्लस एनर्जी ये जो है वो मुक्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर फिर से जब उसको ऑक्सीजन का सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब कि जो है थोड़ा सा उसमें बढ़ा दें, यदि हम उसका सप्लाई बढ़ा दें जल्दी से, वहाँ पर सर्कुलेशन तेज करके, मतलब कि जहाँ पर है वहाँ रगड़ देते हैं, ऐसे ऐसे करके गर्म पानी से सेकते हैं, उसमें भी होगा। और नहीं तो आगे ऐसे रगड़ने से भी इसमें जो है सर्कुलेशन थोड़ा तेज हो जाता है और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा और ये मस्कुलर क्रैम्प्स जो है वो ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद देखे होंगे कि कोई आदमी थक गया है, बहुत ज़्यादा काम किया है या 10, 20, 50 बार ऐसे ऐसे कोई करके उठक बैठक करके, तो इस समय जो है उसका पैर में क्रैम्प्स आ जाएगा, मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाएगा। और उसका उपाय यही है, दवा खाने से उसका कुछ नहीं होगा असर, वो जो है वहाँ पर रेट जो है वो वहाँ थोड़ा बढ़ाना होगा कि सप्लाई थोड़ा जल्दी से हो जाए और ऑक्सीजन जो है वहाँ पर ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो जाएगा वो यहाँ पर लैक्टिक एसिड को जो है वो कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और फिर इसमें ये जो है बाहर रिलीज हो जाएगा। तब यहाँ पर ये क्रैम्प्स खत्म हो जाएगा, मतलब एक्यूमुलेशन जो है लैक्टिक एसिड का वो समाप्त हो जाएगा, मस्कुलर क्रैम्प ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग आगे अब देखें थोड़ा सा अलग अलग। तो एटीपी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर देखें कि एटीपी क्या है, ये जो है एनर्जी करेंसी है। यहाँ जो है ये इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। और ये एनर्जी करेंसी जो है वो बनता है कैसे, तो इसमें जो है वो हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, आपको पढ़ना होगा 11th में भी कि ये कैसे इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक और होता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और प्लस फॉस्फेट। यहाँ पर जो है ये एक और फॉस्फेट इसमें जुड़ जाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट है, उसी तरह से ये डाइफॉस्फेट होगा और इसमें एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के लिए इसको एनर्जी, ये जो है एनर्जी की आवश्यकता होगी और प्लस जो है एंजाइम्स। तो यहाँ पर एनर्जी इसमें लगेगा और ये बना लेगा एटीपी। और एटीपी जो है इसमें एटीपीएज होगा और प्लस इसमें जमा रहेगा, इसमें जो है वो इसमें एनर्जी जमा रहेगा और वो कितना रहेगा, इसमें लगभग 34 किलो जूल के आसपास ये रहेगा, इसमें एनर्जी जमा। यहाँ पर होगा क्या, इसमें एटीपी में क्या होगा, एटीपीएज एंजाइम्स होगा और साथ में 34 किलो जूल यहाँ पर होगा एटीपीएज एंजाइम्स और प्लस 34 किलो जूल होगा, इसमें स्टोर होगा ये एनर्जी जो है, और वो जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ ये काम करना शुरू कर देगा। और ये जो है एटीपी का जो एनर्जी है वो कहाँ कैसे काम होगा, तो जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हम लोग हाथ को ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ ऐसे करने में, बोलने में, रिदमिकली हमारा जो हार्ट बीट चल रहा है या आईलिड है ऊपर नीचे हो रहा है, बोल रहे हैं, तो इसमें जो एनर्जी का यूज हो रहा है वो सब एटीपी देने का काम करता है एनर्जी। वहाँ पर हम लोग रिस्पायरेशन जो कर रहे हैं उसका एनर्जी यूज नहीं होता है, मतलब ये जो बाद में जो बनेगा एटीपी उससे जहाँ ज़रूरत होगा वो एनर्जी करेंसी के रूप में हमें वो मिलेगा। और वो जहाँ ज़रूरत हुआ, जैसे मसल्स को यहाँ ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब कि नहीं डायरेक्ट हम लोग यहाँ रिस्पायरेशन किए, जो एनर्जी यूज हुआ फिर ऐसे किए नहीं, यहाँ एटीपी के रूप में ये जमा हो जाएगा इसमें। और जब ज़रूरत हुआ तो कंट्रैक्शन के लिए या फिर न्यूरॉन्स में, मतलब कि नर्व सेल में उसका जो है ट्रांसमिशन होगा, मतलब कि वो जो है हम लोग का सेंसेशन यहाँ पर छूते हैं और वो पता चल जाता है दिमाग को कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें है और वो भी उसमें भी एनर्जी का उपयोग होता है। इस तरह से करके हम लोग और भी
बहुत सा इसका जो है वो काम इसमें होगा। और जैसे मान लिया जाए कि कोई हमारे शरीर में अगर ऐसा हो रहा है, या बायोल्यूमिनेसेंस है, या किसी चीज़ का सिंथेसाइजेशन करना है, जैसे प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करना है, तो उसमें भी ये जो है एनर्जी का उपयोग होगा। और ये एनर्जी जो है हम लोगों को मिलेगा वो कहाँ से? वो मिलेगा यहाँ एटीपी जो बना है उससे मिलेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि आगे बहुत सा ऐसा जो है हमारे शरीर में सेल जो इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, तो उसमें भी लगेगा। या बायोल्यूमिनेसेंस का नाम सुने होंगे, या इलेक्ट्रिक बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब कि बहुत सा ऐसा होता है ऑर्गेनिज्म जिसमें से लाइट निकलता है। मतलब कि वो जो है कुछ जैसे आप देखे होंगे फायरफ्लाइज, तो उसमें जो है वो होता है एक लूसीफेरिन केमिकल होता है जो सेक्रेट होगा, और ऑक्सीजन के साथ आने के बाद वो जो है लूसीफेरस ऑक्साइड बनाएगा, और तब वो जो है वो चमकता है। इस तरह से करके और भी आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक ईल जो करंट जो है उससे लगता है, इलेक्ट्रिक ईल जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो है उसमें भी उसका जो इलेक्ट्रिक सेल है, खास तरह का वो जो सेल बना हुआ रहेगा, तो उसमें जो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वो भी एटीपी देगा। तो इस तरह से करके बहुत सा इसका जो है वो फंक्शन है। मतलब कि सभी सेल का जितना भी फंक्शन है वो सबको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? रिस्पायरेशन के बाद जो एनर्जी जो मिला उसका एटीपी बनेगा, और एटीपी बनने के बाद फिर उसमें जो है एनर्जी फिर काम आएगा उसका। इस तरह से करके अब हम लोग देखें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अमीबा में देखे, इसमें पहले भी हम लोग देखे कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें कैसे रिस्पायरेशन होता है? तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। मतलब कि उसमें कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होगा, और उसमें डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से हो गया। दूसरा है अर्थवर्म, उसमें स्किन जो है उसका मॉइस्ट होता है, और वो उसमें डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर उसी तरह से चला आएगा। और इसमें ब्लड वेजल्स होते हैं जो इसके हर जगह सप्लाई करेगा ऑक्सीजन का वहाँ पर। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट में क्या होगा? इसमें ट्रैकिया होगा, और उसमें ट्यूब होगा, रिस्पायरेटरी ट्यूब होगा जो उसको ले जाने लाने का काम करेगा। आप लोग देखे होंगे अमीबा में रिस्पायरेशन जो होगा वो इसका सेल का सरफेस पर होगा। अमीबा में होगा ये जो है सरफेस पर ही होगा, सेल सरफेस। और अर्थवर्म में लीच में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लीच और अर्थवर्म में अंतर होगा। इसमें दोनों तरफ से सकर्स लगे हुए होते हैं। ये है अमीबा, ये है अर्थवर्म, ये है लीच। तो ये दोनों में क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होगा। मतलब कि इसका जो बॉडी सेल है उसमें ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू एक्सचेंज होगा। यहाँ पर जो है ये एक्सचेंज कहाँ पर होगा? इसमें देखेंगे कि ये क्यूटेनियस होगा एक्सचेंज इसका। और फिर इसी तरह से जो है इंसेक्ट में ग्रास हूपर देखे होंगे,
ये जो है ग्रास ऊपर में छोटा छोटा होता है स्पाइरेकल्स, तो इसमें यहाँ पर होगा ये सब स्पाइरेकल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगा, और इसमें जो है ट्रैकिया इसको कहते हैं, ये जो है ट्रैकी कहलाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो रिस्पायरेशन होगा ये जो है ट्रैकियल रिस्पायरेशन होगा, ट्रैकी होगा इसका, तो ट्रैकियल ये यहाँ ट्रैकियल रिस्पायरेशन होगा। अब हम लोग देखें कि ये जो है फिश में कैसे होता है रिस्पायरेशन। यहाँ पर एक होगा इसमें ढक्कन, इसको कहते हैं ऑपरकुलम। ये ऑपरकुलम होगा और इसके अंदर जो है वो बहुत सा कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें जो है कंघी जैसा बहुत ही वेरी फाइन स्ट्रक्चर होगा, इसमें गिल्स पाया जाता है। और ये जो है इसमें जो है ये ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहेंगे इसमें, और छोटा छोटा इसमें होगा गिल स्लीट यहाँ पर पाया जाएगा। ये जो है गिल्स है और इसमें छोटा जो है वो गिल स्लीट, और ऊपर से एक ढक्कन जो होता है उसको कहते हैं ऑपरकुलम, और ये ऊपर से कवरिंग होता है। तो इस तरह से होगा ये कार्टिलेजिनस फिश। ये जो है ये कार्टिलेजिनस फिश है में देखिए, अब ये बोनी फिश है, और सॉरी ये बोनी फिश है। अब हम लोग देखें कार्टिलेजिनस फिश में क्या होगा। कार्टिलेजिनस फिश में थोड़ा सा अंतर होता है कि इसका माउथ है ये जो है ये यहाँ पर वेंट्रल होगा, और इसका देखिए टर्मिनल होता है। तो ये और इसका पूंछ में भी अंतर होता है। थोड़ा सा मछली का शेप दे देते हैं अलग अलग। आप लोग जानते होंगे कि इसका जो फिन है वो सब अलग अलग यहाँ देखिए इसमें इस तरह से होगा, इसमें ऑपरकुलम नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट ये जो है इसका यहाँ पर ये सब जो है वो पाया जाएगा गिल, ये जो है अलग अलग गिल स्लिट्स इसका होगा, और उसके थ्रू इसमें जो है पानी इसको भेजना पड़ेगा, ये इधर और इधर, और इसमें है डायरेक्ट आया, और ये जो है इसमें वाटर का मूवमेंट होगा। और ये दोनों जो है मतलब कि ये एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उससे इसमें होगा। और यहाँ रिस्पायरेशन के लिए इसका गिल्स देखिए, ये दोनों में अंतर क्या है कि इसमें ढक्कन नहीं रहेगा और इसमें एक ऊपर से ढक्कन रहेगा, इसमें ऑपरकुलम इसको कहते हैं, और ये पाया जाएगा। अब हम लोग देखें फिर एक और है कि फ्रॉग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये इस तरह से, तो फ्रॉग में होता है यहाँ पर ये गिल्स से भी होगा, इस जो है जब टैडपोल रहेगा तो इसमें गिल्स से होगा, और जब ये बड़ा होगा तब फिर इसका गिल्स धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और लंग्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो है ये माउथ लाइनिंग में भी यहाँ पर रिस्पायरेशन होता है, और क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी इसमें होता है। मतलब कि इसमें रिस्पायरेशन बहुत अलग अलग तरीका से होगा कि ये जो है जब बच्चा होगा छोटा रहेगा इसका टैडपोल होगा तब उसमें जो है गिल्स होगा, और वो एक्सटर्नल गिल्स होगा, इसमें वो मछली जैसी आकृति वाला रहेगा, इस तरह से वो देखने में लगेगा मछली जैसा, और इसमें एक्सटर्नल गिल्स पाया जाएगा, ऐसे इसमें एक्सटर्नल गिल्स होगा यहाँ पर। और ये सब जो गिल्स है इससे ये वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होगा उसको ये लेगा।
और फिर इसमें जो है यहाँ जब ये बड़ा हो गया तो बाहर आया। ऐसा माना जाता है कि ये जो है इक्वेटिक मतलब टेट्रापोडा जो है फर्स्ट ये एम्फीबियन जो है वो बाहर आया। टेट्रापोडा जिसको 4 पैर वाला जो है वो सबसे पहला बाहर एम्फीबिया ही आया। मतलब ये जो है फ्रॉग ये आया एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ में। मतलब कि अब टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए चाहिए कि यहाँ पर लंग्स हो, इसमें गिल से काम नहीं चलेगा। तो ये जो है यहाँ अब ये लंग से रिस्पायरेशन करेगा। लेकिन समस्या ये आती है कि इसमें जो है वो रिब्स जो है यहाँ पर नहीं होता है। तब हम लोगों में जैसे रिस्पायरेशन होता है तो वो ब्रीथिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर चेस्ट कैविटी जो है उसमें वो ऊपर से रिब्स होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो ये यहाँ पर जो गला के पास इसमें जो मसल्स होंगे उसको ये बार बार ऐसे ऐसे करते रहता है। आप देखे होंगे कि ये जो मेढक है यहाँ पर अपना गला के पास वो ऐसे ऐसे एकदम चलाते रहेगा। एक है कि वो बोलने वाला, उसका वोकल ऑर्गन यहाँ पर होता है, वो बोलता है तब यहाँ पर फूलता है। लेकिन वो नहीं, ऐसे भी देखिएगा तो वो यहाँ हम लोग जैसा वो रिस्पायरेशन नहीं करेगा, वो बार बार ऐसे ऐसे इसका जो है गला के पास वाला जो मसल्स है बहुत ही पतला स्किन होता है वो ऐसे मसल्स के साथ करते रहेगा। और ये जो है माउथ लाइनिंग से भी ये कर लेगा, मतलब कि मुंह में भी ये जो है वहाँ पर हो जाएगा इसका रिस्पायरेशन। और स्किन से भी रिस्पायरेशन होता है। आप मेढक का देखे होंगे मॉइस्ट स्किन होता है, तो वहाँ से भी ये रिस्पायरेशन कर सकता है। मतलब क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी इसमें होगा। और फिर हम लोग बात करते हैं एवेज की, मतलब पक्षी में। पक्षी में क्या होगा, ये जो है उसमें रिस्पायरेशन यहाँ एक देखते हैं। इसमें जो रिस्पायरेशन होगा यहाँ पर ये लंग्स से ही इसमें भी होगा। और बर्ड्स में रिस्पायरेशन होगा तो लंग से होगा। और इसमें एक और बात है कि ये जो है लंग्स के अलावा इसमें होता है एयर सैक, मतलब कि चैम्बर्स अलग अलग और भी होते हैं। 2 लंग्स हुआ, इसके अलावा भी इसमें 6 to 12 होते हैं। जैसे पिजन में होगा 9 एयर सैक होता है। और इसका न्यूमेटिक बोन होता है, मतलब हवा उसमें तक भी पहुंची हुई रहती है। आगे वाला जो है उसका बोन्स जो है उसमें जो मोटा मोटा जो इसका जो हड्डी है, मोटी हड्डी में भी वो बीच में खोखली होगी और उसमें जो है वो थोड़ा स्पंज जैसा भी वो रहेगा। और साथ साथ बीच में दोनों तरफ एयर सैक जो है वो भी चला जाता है। तो इस तरह से करके इसमें भी लंग से ही होगा और इसमें एयर सैक भी पाया जाता है। 9 एयर सैक इसमें होगा। इसको हल्का करके और ऑक्सीजन का वो जो सप्लाई देने का काम ये करेगा। उड़ते समय ये इसको फ़ायदा होता है। इसमें जगह जो है वो ज़्यादा स्पेस हवा अंदर लिए हुए रहता है, जिसके कारण ये हवा के कारण अंदर जो है वो हल्की हो जाती है और ये इसमें जो है उड़ने में इसे मदद मिलता है। तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, और वहाँ कैसे होता है, ब्रीथिंग कैसे होता है, फिर उसके बाद उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।